दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हमारे बीच रंजीत हैं। रंजीत इससे पहले भी 2 एपिसोड में आ चुके हैं और उन दोनों में इन्होंने काफ़ी विस्तार से ज्योतिषी के बारे में बताया। पहले एपिसोड में इन्होंने ज्योतिषी का परिचय दिया, दूसरे में इन्होंने सूर्य के बारे में विस्तार से बताया और उसी में इन्होंने जिक्र किया था कि अगले एपिसोड में यह मून के बारे में बताएंगे। मून यानी कि मन। रंजीत जी के बारे में आप लोग परिचित हैं, फिर भी एक बार इनका परिचय मैं कराता हूं। यह एक नामी एनजीओ में कम्युनिकेशन अफसर हैं। इनका पेशा ज्योतिषी है। अदृश्य जानना, अज्ञात जानना, ज्योतिषी में रिसर्च करना, पढ़ना, लोगों की सहायता करना, लोगों को मार्ग बताना इनका हॉबी है। और उसी हॉबी के तहत इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है ज्योतिषी के क्षेत्र में, उसी ज्ञान को ये आप लोग के सामने, आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से रंजीत जी आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। अच्छा लग रहा है, फिर से काफ़ी दिनों के बाद आप फिर से आए हैं। बिल्कुल। तो आज आप क्या बताने वाले हैं लोगों को? देखिए अजय जी, हम लोगों ने जो पिछला जो सत्र था हम लोगों का, हम लोगों ने उसमें सूर्य को जाना, सूर्य के कारक क्या हैं, सूर्य क्या है। और हम लोग, अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके सूर्य की कंडीशन आपके चार्ट में कैसी हो रही है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना था। जो आज का जो सेशन है वो हम लोग मून को ले रहे हैं। मून को लेने के पीछे कारण क्या है? एक तो बारिश भी हो रही है अभी। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो हमने जो एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि बारिश भी हो रही है, तो मून का एक सबसे बड़ा कारक पानी है और जल है। हम आएंगे इस पे कि क्या है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि सूर्य के बाद हम लोगों ने मून को ही क्यों लिया। और भी सारे ग्रह थे, उन ग्रहों को छोड़ के हम लोगों ने मून को क्यों लिया। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले सेशन में कहा था कि आपकी आत्मा का कारक सूर्य है, उसी तरह से आपके मन का कारक चंद्रमा है। अब किसी बच्चे का जब जन्म होने का होता है, यानी जो बच्चे के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, उसमें क्या होता है? पहले आत्मा आती है, फिर क्या आता है? श्वास आता है। तो जो आत्मा का जो कारक है वो सूर्य है, और जो आपके ऑक्सीजन का जो होता है कारक वो है गुरु। तो वो बच्चे के जन्म होने के जस्ट पहले की प्रक्रिया है। और जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में पहुँच जाता है, वहाँ से चंद्रमा अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है, और इसको चंद्र राशि के रूप में भी हम लोग देखते हैं। चंद्र राशि का मतलब ये है, मैं दर्शकों को थोड़ा समझा दूं, कि अगर आपके चार्ट में जिस राशि में चंद्रमा होती है उसको हम लोग चंद्र राशि के रूप में जानते हैं। और अगर आप जो अखबार में देखते हैं, जो आप टीवी में देखते हैं, राशि का नाम सुनते हैं, कुंभ राशि है, मेष राशि है, वो ये दिखाता है कि चंद्रमा उस पार्टिकुलर राशि में जाकर बैठा हुआ है। तो उसको हम लोग चंद्र राशि के नाम से उसको जानते हैं। अब क्या है कि चंद्रमा को इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे एक और भी कारण है। कारण क्या है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो आप चंद्रमा है। दर्शकों ध्यान ये दीजिएगा कि हम लोग चंद्रमा को उपग्रह मानते हैं, सैटेलाइट मानते हैं, लेकिन ज्योतिषी में उसे भी ग्रह का दर्जा मिला हुआ है। जी आप जारी रखें। हाँ, तो इसके कारण क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण चंद्रमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं, जो हम रह रहे हैं या बाकी जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन पे सीधा इसका इफ़ेक्ट आता है। इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हमको इसको समझना पड़ता है। तो अब आते हैं बात पे कि जैसे मैंने कहा अभी जब सेशन शुरू हुआ कि चंद्रमा मन का कारक है, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से दीप्त होता है, चमकता है। सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्रमा क्या है? मन है। सूर्य राजा भी है, पिछले एपिसोड में आपने राजा बताया भी था। है। हाँ। जी मुझे याद है, राजा भी है। और यहाँ पे चंद्रमा रानी भी है। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। अब देखिए एक थोड़ा सा डीप चीज़ है यहाँ पे कि सूर्य के कारण ही चंद्रमा का अस्तित्व है।
इसका मतलब क्या है कि आपका मन कहीं ना कहीं आत्मा के कारण ही है। तो सूर्य आत्मा है और मन चंद्रमा है। इसका ये मतलब भी है कि अगर आत्मीय रोशनी आपकी कहीं ना कहीं कम जाएगी तो चंद्रमा का जो अस्तित्व है, यानी कि जो आपके चार्ट में चंद्रमा जिस तरह से काम कर रहा होगा वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए हमने इस चीज़ को चुना है कि हम लोग सूर्य के बाद चंद्रमा को समझेंगे, चंद्रमा को जानेंगे, इसके कारक क्या है। आज का जो सत्र होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा के कारक क्या क्या हैं, और हम लोग कैसे समझेंगे कि आपके चार्ट में चंद्रमा ठीक है या ख़राब है, और क्या कुछ बुनियादी क्या उपाय हो सकते हैं, निवारण हो सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अपने चार्ट में खुद ब खुद अपने चंद्रमा को ठीक कर पाएँ। आपने बताया कि चंद्रमा जो है वो मन है, और हम लोग तमाम तरह के जो सफलता है असफलता है उसमें एक मूल वजह मन होता है। यानी मन इतना चंचल होता है कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लिया वह सफलता के तमाम मापदंडों को तोड़ जाता है। जिस व्यक्ति का मन उसके अधीन नहीं है, बहुत इंद्रियों से वो प्रभावित होता है या कमज़ोर है, वह आदमी हम देखते हैं कि बार बार कोशिश करता है, सफल नहीं हो पाता है। तो ज्योतिषी में इस चीज़ को कैसे देखा जाता है? ये तो मैंने व्यवहारिकता के बारे में आपको बताया कि मन मेरा अशांत है, मन चंचल है, मन शांत नहीं होता है, मन बेचैन रहता है, इस तरह के हम लोग शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ज्योतिषी इन सब चीज़ों को कैसे देखता है? देखिए अजय जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आए दिन आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ डिप्रेशन की भी शिकायत होगी, अवसाद भी रहता है, मन शांत भी नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग पहले ना इसको समझते हैं कि चंद्रमा किस तरह से आपके चार्ट में काम रहा है कर। जब तक हम इसको समझ लेंगे तो जो आपका जो सवाल है उसका खुद ब खुद उत्तर भी मिल जाएगा। देखिए चंद्रमा, पहले हम लोग समझेंगे चंद्रमा के कारक क्या क्या हैं। चंद्रमा का कारक जब बात करेंगे तो सबसे पहले जल है। कारक में चंद्रमा का कारक जल है। आपके शरीर में 70% जल है, 70% जल है। इस लिहाज से चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में कहीं से भी एफ्लिक्शन में जाएगा, उसकी कंडीशन ख़राब होगी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहला तो जल का कारक है चंद्रमा। दूसरा, आपने कहा, शुरू से ही कहा, चंद्रमा मन का भी कारक है। तीसरा, जितने सारे तरल पदार्थ हैं पृथ्वी पे, चाहे वो फ्रूट के अंदर का जूस है, जितने भी तरल पदार्थ आप सोच सकते हैं, सभी न सभी कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारक है। अगर तरल पदार्थ को लेंगे तो उसमें दूध भी आता है, तो दूध भी चंद्रमा का कारक है। जैसा कि मैंने कहा था कि सूर्य पिता का कारक है, उसी तरह से चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा क्वीन भी है, रानी भी है। चंद्रमा आपका खाना है, भोजन है, भोजन का कारक है ये। देखिए चंद्रमा की जो राशि आती है वो कुंडली में दूसरे घर में आती है, उच्च की राशि उसकी, वृषभ राशि उसकी उच्च की राशि होती है। तो जो सेकेंड हाउस का जितना भी कारक तत्व है वो सारा कहीं ना कहीं चंद्रमा के पास है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका जस्ट जन्म के बाद का 5 साल तक का जो समय है वो आपका चंद्रमा का समय है। दूसरा क्या है? चंद्रमा आपके रिलेटिव्स भी हैं, माता पिता के साथ और भी जो होते हैं रिलेटिव्स, वो सारे चंद्रमा है। चंद्रमा आपका करेंसी है, पैसा, कितना आपके पास करेंसी है, कितना आपके पास धन है। चंद्रमा आपका सुख है। देखिए ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल भी किया ना कि सुख है चंद्रमा, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या है कि आपके पास खाना भी है, खाना खाया आपने, लेकिन खाने के बाद आपको स्वाद नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। आपके पास धन है, गाड़ी है, वाहन है, सब कुछ है, बट आप खुश नहीं हैं, सुखी में नहीं, आप सुख में नहीं हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा सुख का कारक है। आप जिस रूप से खुश हो सकते हैं वो सभी का कारक कहीं ना कहीं चंद्रमा ही है। इसके बाद क्या है? चंद्रमा आपका ट्रैवलिंग है, यात्रा है। तो हम लोग अगर चार्ट में यात्रा को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं, उसकी स्थितियों को अपने चार्ट में देखते हैं और समझते हैं। तो चंद्रमा आपका यात्रा भी है, चंद्रमा आपकी माँ है, चंद्रमा आपका घर है।
जब मैंने इस्तेमाल शब्द किया घर, घर इस्तेमाल करने के पीछे बात क्या है कि घर के अंदर आपको क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो वो जो चौथा घर है कर्क राशि, चंद्रमा की जो राशि है उसको कर्क राशि कहा गया है। कर्क राशि सुख की राशि है। इसका मतलब है कि आप जिस तरह से भी खुश हो सकते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं, चाहे आप ट्रैवलिंग के थ्रू हो जाएं खुश, पैसे के ज़रिए, खाने के ज़रिए, वाहन के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए, जहाँ भी आपके अंदर हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस चंद्रमा के ही कारण है। अगर आपके जीवन में हैप्पीनेस में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि आपके चार्ट में चंद्रमा खराब हो रहा है। एक और बात बड़ा अच्छा कहा गया है कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, यानी बिल्कुल। ठंडापन, और शीतलता यानी कि मन को भी शांत करता है। और जो हमारे पास है पहले से, जो उपभोग की वस्तु है, सामग्री है, जो हमारा रिश्ता है, हमारे आसपास जो हमारा समाज है, उससे हम कितनी शांति पाते हैं, कितना हमें सुकून मिलता है। और बड़ा अच्छा बताया गया है कि चंद्रमा पैसे का भी कारक है, वाहन का भी है, खुशी का भी है। तो मन ही तो सब कुछ है। मन अगर आदमी का स्वस्थ है, मन में अगर ऊर्जा है, तो जितना है, जितना नहीं है उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जितना है आप उसमें सुखी भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। अब ये हमारे देखने वाले को बताइए कि उनके लिए चंद्रमा का क्या उपयोग है, ये जानना कि चंद्रमा, मतलब ये तो पता चल गया कि इसके क्या कारक हैं या क्या इससे चीज़ें प्राप्त हो सकती है, उनके लाइफ में इसकी क्या उपयोगिता है, और वो कैसे जाने कि उनका चंद्रमा यानी उनका मन शांत है या अशांत है, या उसमें और कुछ किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, जब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि चंद्रमा आपका मन है, उसी समय उससे एक महत्वपूर्ण चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। वो चीज़ क्या है कि चंद्रमा आपका सेंटिमेंट्स है, भावना है। अगर आपका भावनात्मक उद्वेलन, जो सेंटिमेंट्स है, उसका कंट्रोल नहीं है, आपको नियंत्रण नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम जाता है, कहीं कहीं आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको खुश होना था, वहाँ पे आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके चार्ट में चंद्रमा की प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे आपको कम खुश होना था, ज़्यादा हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटिमेंट अगर आपके नियंत्रण में है तो आपके चार्ट में चंद्रमा ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको समझना हो कि आपका चंद्रमा कैसा है, तो आप देखिए कि आप दिन भर में क्या सोचते हैं। आप उसको कागज़ पे वो लिख के देखिए, समझ के देखिए। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं, आपके अंदर सकारात्मक ख्याल बहुत कम आते हैं, डर सा आता है, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। कैरियर में हैं आपके साथ, जॉब रहे कर, हर दिन सोच रहे हैं पता नहीं हमारी नौकरी चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, कैसा होगा, नकारात्मक सोच रहे हैं। जहाँ भी नकारात्मक आप सोच रहे हैं, वो समझिए कि आपका चंद्रमा आपके चार्ट में ख़राब हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा, मैंने कहा कि एक कहानी है कि जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था अमृत प्राप्ति के लिए, देवताओं, उसमें देवता भी थे, दानव भी थे, तो उसके बाद क्षीर सागर के मंथन के बाद 14 रत्न प्राप्त हुए। उस 14 रत्न में एक चंद्रमा भी रत्न है। इसका मतलब है कि चंद्रमा रत्न का भी कारक है। क्योंकि वो मंथन जो था वो अमृत के लिए था, इसलिए चंद्रमा औषधि है, औषधि है। इसका मतलब क्या है कि मन आपके लिए औषधि का कारक है। बताइए, मन कितना शक्तिशाली है, क्या नहीं है मन के बस में, और क्या क्या मन की परिधियां हैं। ये देखिए, गाड़ी, वाहन, पैसा, स्वास्थ्य, प्रगति, प्रसिद्धि, और सबका कारक मन है। और मन यानी चंद्रमा, जोशी की भाषा में। जी, जारी रखें, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं आप। औषधि है, तो औषधि, इसका मतलब है कि ज्योतिष में कहा गया कि मन आपके लिए औषधि के रूप में काम करने वाला है। औषधि ये कब बनेगा? जब आप सकारात्मक सोच पाएंगे। प्रॉब्लम देखिए सबके साथ होगा, आपके भी साथ होगा, हमारे भी साथ होगा, बाकी लोगों के साथ भी होगा। अगर आप ना उस प्रॉब्लम में, आपका रिएक्शन टाइम कैसा है, कैसे आप करते हैं रिएक्ट। अगर आपके साथ कुछ समस्या आ गया, घबराहट आ रही है आपको बहुत ज़्यादा, तुरंत हो रहा है रिएक्शन अंदर में, इसका मतलब है कि आपके चार्ट में चंद्रमा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं,
बिना सोचे समझे। इसका मतलब है कि आपके चार्ट में चंद्रमा प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मन में शांति होनी पड़ेगी। अगर मन आपका अशांत है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना जो चंद्रमा का जो कारक है उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। चंद्रमा, मैंने कहा औषधि है, इसका मतलब है चंद्रमा आपका स्वास्थ्य भी होगा। तो स्वास्थ्य है आपका, कंप्लीट स्वास्थ्य चंद्रमा और सूर्य ही है। तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य के खराब होने के पीछे कारण क्या है। जब आप इसके गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अशांत रहते हैं। जिनका भी, मुझे तो ये लगता है कि 90% अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, कोई भी रोग हो, आप जब अपने मन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बहुत अशांत है, नकारात्मक मन है आपका। नींद नहीं आती आपको अच्छे से, क्योंकि मैंने क्या कि वो 4th हाउस है, चार्ट का 4th हाउस आपका नींद है। आप कैसे सोते हैं? सुकून से सो पाते हैं? नहीं सो पाते हैं। अगर आप सुकून से सो पाते हैं, चैन है आपको, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, कहा भी गया। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो चंद्रमा की भूमिका, आत्मा के बाद मन की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मा आपका सूर्य है और मन आपका चंद्रमा है। आत्मा का जुड़ाव मुझे लगता है रंजीत की कहीं ना कहीं मोक्ष से है या ऊंचे मापदंड की चीज़ों से है। मतलब एक बार आदमी के पास भौतिक सुख सुविधा आ जाती है, यानी मन जब एक तरह से एक लेवल में संतुष्ट हो जाता है कि उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, पहचान है, प्रसिद्धि है, सब कुछ मिल गया है, अब आपकी आत्मा तुष्ट होना चाहती है। यानी कि अब इससे परे की ज़िंदगी क्या है या इसके परे क्या है, क्योंकि एक समय के बाद देखा गया है कि जीवन में आदमी को ये सब चीज़ें प्राप्त हो ही जाती है। तो मन के बाद का जो क्षेत्र है वो आत्मा का क्षेत्र है, जो ऊंचे लेवल की तुष्टिकरण है, जो कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, जो कि मुझे लगता है हर आदमी को मिलता है, लेकिन उसका क्वांटिटी क्या है मिलने का, वो व्यक्ति टू व्यक्ति जो है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया कि चंद्रमा जो है वह बीमारियों का भी कारण हो सकता है, स्वास्थ्य का भी कारण हो सकता है। मन में बहुत ऊर्जा है, अगर मन हमेशा शांत है, डिप्रेस है, नकारात्मक सोचता है, इसका मतलब कि चंद्रमा ठीक नहीं है, हमेशा आर्थिक तंगी में रहता है या हमेशा कुछ करने का मन नहीं होता, अंदर से उत्साह या ऊर्जा नहीं दिखता है, तो यानी मन आपका अभी उस पर काम किया जाना है, अशांत है, यानी चंद्रमा ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहते हैं, आप संतुष्ट हैं और आप हर दिन कुछ नया करने की सोचते हैं, रिश्तों को काफ़ी इंजॉय करते हैं, इसका मतलब चंद्रमा आपका ठीक है, मन आपका स्वस्थ है। तो ये तो अंतर हो गया एक चंद्रमा की स्थिति को जानने का कि किसका चंद्रमा क्या है। अब अगर मान लीजिए, जाहिर सी बात है जिसका ठीक है उसको तो कुछ किए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन तो वो करना ही चाहेगा कि हमेशा ये जारी रहे, ये कहीं कमी नहीं। हर आदमी की ये चिंता होती है कि जो है उससे आगे बढ़े, उससे पीछे तो ना जाए। तो एक वैसे लोगों के लिए भी, दूसरे जिनका मन ठीक नहीं, यानी चंद्रमा की स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उनको क्या किए जाना, उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो ठीक कर सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा कि मन अगर आपका अशांत है, शांत नहीं रह पाते, तो आपको कहीं ना कहीं फिर आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, आपको मन को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने कहा कि मन आपका चंद्रमा आपकी माँ है, न्यूट्रिशन है चंद्रमा। जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो जो स्तनपान शुरू होता है माँ के द्वारा, वहाँ पे मून काम करता है। आप इसको जब गौर से थोड़ा समझेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप किसी को न्यूट्रिशन देते हैं, अगर माँ बच्चे को स्तनपान रही है कर, उसका देखभाल रही है कर, तो चंद्रमा देखभाल का भी कारक है, नर्सिंग का कारक है, नर्सिंग प्लैनेट है चंद्रमा। तो यहीं से बात मेरी शुरू होगी, क्या आप अपने आप को अच्छा खाना दे पाते हैं, न्यूट्रिशन? क्या आप अपने अलावा अपनी माँ का, अपने दोस्तों का, अपने भाई का, अपने बड़ों को किस तरह से आप उनको पोषण दे रहे हैं? पोषण का मतलब सिर्फ खाने से नहीं आएगा, मानसिक रूप से अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप उनके साथ सेंटिमेंट शेयर कर रहे हैं और आप सेंटिमेंट्स को नियंत्रित कर पा रहे हैं, तो पहला क्या है कि आप इस चीज़ को फिक्स कर लें कि आपको कहाँ पे कितना सेंटिमेंट्स आपको देना है। अगर माँ के प्रति जो सेंटिमेंट्स आपके हैं, पत्नी के है प्रति, बच्चों के प्रति है, गुरु के प्रति है, तो आपको वहाँ पे सेंटिमेंट्स डिलीवर करने की आवश्यकता है, पहला। दूसरा, हमने कहा कि
मन को शांत करने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है। पहला कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है कि मन कैसे शांत होगा। अगर आप देखेंगे तो मन शांत हो ही नहीं सकता। मन एक तूफ़ान है। तूफ़ान को शांत करने की कोशिश हमेशा विफल हो जाएगी, असफल हो जाएंगे आप। तूफ़ान कभी नहीं शांत हो सकता। हम मन की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। सपोज़ आपके अंदर टेंशन बहुत है किसी चीज़ को लेकर, जॉब को लेकर। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आपको जॉब को लेकर बहुत एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है? वो जो डिप्रेशन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर कुछ आवेग है जो बाहर नहीं आ पा रहा। तो सबसे पहले तो क्या है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप पहले बैठिए, 5 मिनट देखिए कि आपके अंदर आवेग कैसा है, किस कारण से, उसको बाहर निकालिए। कैथारसिस उसको बोलते हैं। कैथारसिस का मतलब है कि जो चीज़ भीतर दबा है उसको पहले आप बाहर कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए किसी भी माध्यम से, पहला। दूसरा क्या है कि जब आप उसको बाहर निकाल देंगे, फिर आपको क्या करना है कि जो डिप्रेशन हो रहा है जिस कारणवश, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, रूपांतरित करना है। जैसे क्या है, ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, सिर्फ वहाँ पे रूपांतरण हो रहा है ऊर्जा का। उसी तरह मन के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, वो सिर्फ रूपांतरित हो रही है। रूपांतरण का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है करने की ज़रूरत है। सपोज़ अगर आपको अच्छा लिखते हैं, लिखने का शौक़ है, आपको पढ़ने का शौक़ है, खेलने का शौक़ है, डिप्रेशन हो रहा है, आप खेलिए, जिम में जाइए, दौड़िए, पसीना बहाइए। यहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी आपको डिप्रेशन दे रहा था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके फिजिकल एनर्जी में। तो पहला। दूसरा क्या है कि वही मैंने कहा कि ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक पानी जो है फ्लो हो रहा है, बहता जा रहा है। अगर उस बहते हुए पानी के फ्लो को कम करना है, क्या करेंगे आप? फ्लो को करना, बांध बनाएंगे हम। बांध बनाएंगे, टूट जाएगा बांध एक दिन, बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो टूट जाएगा। उसमें हम नहर निकाल देंगे कई सारा। ब्रांचिंग करेंगे, ब्रांचिंग कर देंगे। ये जो ब्रांचिंग कर रहे हैं यही है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए रंजीत जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, जरूरी नहीं है कि तालमेल बैठ जाए। तो ये बातचीत बहुत नेचुरल हम लोग का होता है, तो इसलिए आप लोग भी इंजॉय करें इसको। पहले से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बातचीत नहीं। जी हाँ। तो हमने क्या कहा, आपने क्या कहा कि हम उसको ब्रांच कर देंगे। इसमें क्या हुआ, नहर बनाने में खतरा है, मन को रोकने में खतरा है। हमने लोग क्या बोलते हैं कि मन को रोक दीजिए, नियंत्रित कीजिए, नहीं, नियंत्रण करने में खतरा है। वो तोड़ देगा आपको। अभी नहीं होगा, 2 दिन बाद नहीं होगा, 5 बाद तोड़ देगा। मतलब उसकी जो लाइफ या आयु है बहुत दिन नहीं रहेगी। हाँ। बांध को मेंटेनेंस नहीं करेंगे हर सीजन में तो वो टूट जाएगा। लेकिन आप उसको नहर निकाल देंगे तो वो पानी कहीं पहुंचा देगा, वो उसकी आयु लंबी होगी। हाँ, वो जो फ्लो आ रही है उसको आपको कमजोर करना है। तो जो मन में आवेग आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतरित करना है। अगर आपने रूपांतरण करना सीख लिया मन का, तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक बिना कुछ किए ठीक हो जाएगा। अगर तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं कैसे जो है कर पाएंगे, कोशिश करनी चाहिए। तीसरा बताते हैं उपाय। तीसरा उपाय क्या है, मैंने अभी आपसे कहा कि मन तरल पदार्थों का या पानी का कारक है, सिग्निफिकेटर है। देखिए, एक यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा। और दर्शक इस तरह के वीडियो बहुत देखते हैं, मतलब मेरे ही आप लोग देखेंगे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इसी को मिलता है। तो इसका मतलब दर्शक कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं इस टॉपिक से, और उनको लगता है कि ये उनकी जीवन की यथा है, गथा है, या जो भी कह लें नैरेटिव्स है। जी। अब देखिए, कहा जाता है कि पानी के पास स्मरण शक्ति होती है, वो किसी चीज़ों को याद कर सकता है पानी। उसी तरह जिस तरह से मन, आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप ना पास्ट की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं या फिर फ्यूचर की चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, स्मरण में होते हैं आप। तो पानी के पास भी उसी तरह से मन की तरह स्मरण करने की क्षमता है। तो जल, पहला क्या है कि आपको ना जल किसी तरह से, अगर आप पानी पीते हैं, सुबह में पीते हैं, दोपहर पीते हैं, जब भी पीते हैं, जल्दीबाजी में नहीं पीना। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि उसके बाद ना पानी ना, अगर आप जिस भाव से पानी को पी रहे हैं वो उसको कैच रहा है कर पानी, स्मरण शक्ति। इसीलिए आप
देखते होंगे टीवी में, पहले के समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जब श्राप किसी को देते थे, पानी लेके देते थे, हाथ में छिड़क देते थे, श्रापित हो गया जाओ जाओ। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने मंत्र के द्वारा उसमें चार्जिंग किया, स्मरण शक्ति दिया उसको। तो पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप भी जानते, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 70% पानी आपके भीतर है और 3/4 और बिजली भी तो पानी पानी से ही उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन जी। पानी ही है सब कुछ। तो अब क्या करना है कि पानी को आपको पीने के समय आपको बहुत ख्याल रखना है। पहला, अगर आप डिप्रेशन में हैं, पानी अधिक पीजिए, पानी अधिक पीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, प्रॉब्लम में हैं, पानी अधिक पीजिए। कब पीना है? सुबह में, सुबह अर्ली मॉर्निंग कम से कम आपको 1.25 लीटर पानी पीना है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो रात्रि का जो समय है पानी को पीने का, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आपको 2 गिलास लेने हैं। 2 गिलास, आप इसको देख भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 गिलास लें कांच का, उसके अंदर पानी को आप डाल दीजिए कांच का। 1 गिलास में लिख दीजिए आप दैत्य, और 1 गिलास में आप कागज़ पे लिख के साट दीजिए देवता। आप इसको छोड़ दीजिए रात भर, फिर जाके आप सुबह में उस पानी को देखिए, कलर उसका। आप पाएंगे कि जिस पानी पे दैत्य लिखा था उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा ब्लैकिश आ जाएगा कुछ। जिसके अंदर देवता लिखा था वो पानी साफ़ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी आपने उस पर लिखा, उसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया वो। दर्शकों, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, और ये कैसा परिणाम आता है ये कमेंट में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल करके देखिए। अब यहीं से बात शुरू होती है चंद्रमा को ठीक करने का उपाय। अब क्या करना चाहिए हमें? तो देखिए, सूर्य का जो कारक है वो है तांबा, आत्मा का कारक है। तो सूर्य का एक एलिमेंट दिया गया है, धातु दिया गया है, वो धातु है आपका तांबा। तो आपको क्या करना है रात में कि तांबे के जग में पानी को लेना है, आधा जग। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? उस जल में अपना चेहरा को देखेंगे और 7 बार आपको क्या बोलना है? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, 7 टाइम। और 7 बार आपको क्या बोलना है? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। पानी में देख के बोलना है। उसके बाद क्या करना है? आपको अपने सिराहने, यानी जहाँ पे आप सो रहे हैं उसके बगल में कहीं पे आपको उस पानी को रख देना, उस पॉट को रख देना, रात भर छोड़ देना। सुबह में क्या करना है? आपको उस पानी को थोड़ा पीना है और थोड़ा प्लांट में डालना है। अगर आपने इस प्रक्रिया को किया तकरीबन 1 महीना, 43 डेज तक, आप पाएंगे कि आपका डिप्रेशन, अवसाद और जो चंद्रमा के जितने भी कारक हैं वो सारे ऑटोमेटिक ठीक होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमने उसको एक आदेश दिया है जल को कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो आप इस प्रक्रिया को करके देख सकते हैं, रिजल्ट भी मिलेगा 100%। काफ़ी आसान, सरल और घरेलू उपाय है ये। ना कोई आडंबर, ना कोई पैसे की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ना कोई ऐसी चीज़ जो प्राप्त ना की जा सके या ना किया जा सके। जी रंजीत, जारी तीसरा चीज़, अब जब मन को शांत करना हो तो पहले तो आपको एक 24 घंटे में थोड़ा आधे घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसमें? आप कमरे में हो, कमरे में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, बैठ जाइए। बैठने के बाद क्या करना है? आपको स्लो संगीत जो होता है, अच्छा म्यूजिक, स्लो म्यूजिक, उसको कान में लगाइए हेडफोन के ज़रिए और सुनिए उसको शांत से, आधा घंटा, 1 घंटा। कोशिश क्या करना है कि आपको केवल उसमें डूब जाना है, संगीत में, आधे घंटे तक, 45 मिनट तक सिर्फ सुनते रहना है। किसी तरह का कोई ख्याल आ रहा है, छोड़ देना है उसको, रोकना भी नहीं है ख्याल को, कंट्रोल नहीं करना है ख्याल को, आने देना है। और देखिए क्या है ना कि हमारे पास अवसाद इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बुरे ख्यालों को रोकना चाह रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं उसको, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। निकलने दीजिए ना उसको, देखते रहिए ख्याल को, आ रहे हैं ख्याल, आने दीजिए। जैसे कि आप सड़क पे बैठे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं गाड़ियों को, रिएक्ट तो नहीं रहे कर। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, दृष्टा भाव, यानी कि दृष्टा भाव। जैसे सिनेमा देखते हैं और हमें पता होता है कि हम यहाँ इंटरटेन होंगे, हंसेंगे, रोएंगे, लेकिन ये सही नहीं है, सत्य नहीं है।
इंजॉयमेंट के लिए आप देखते हैं या शांत होकर देखते हैं। तो वही दृष्टा भाव आ गया, और ये जितना प्रबल होगा आदमी उतना मजबूत होगा, मन उतना मजबूत होगा। मन यानी कि चंद्रमा। तो आप फिर हर परिस्थितियों से खुद को निकाल भी पाएंगे, लड़ भी पाएंगे, और उन परिस्थितियों के बीच आप आगे भी बढ़ पाएंगे। जी रंजीत। और एक मैं और आपको जोड़ना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो है ध्यान करना। ये करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हम छोड़ देते हैं ध्यान करना, ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आप ध्यान का किसी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको आधे घंटे सुबह में कम से कम, या आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं ध्यान को। आधे 10 मिनट सुबह, 10 मिनट सोने से पूर्व। इससे क्या होगा कि आपका जो मन है वो सोने से पहले आपके मन में एक वाइब्रेशन जाएगा कि आप शांत होना चाहते हैं। देखिए, मन को आपको समझाना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने मन को डिकोड करना शुरू कर दिया, या फिर मन को निर्देश देना अगर आपने शुरू किया कि हम शांत होना चाहते हैं, आप पहले सोचिए तो एक बार। आप सोचते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमको ना नौकरी जो है चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब मन को क्या चाहिए हम नहीं सोचते, मन से क्या चाहिए हम हमेशा चाहते हैं कि मन नौकरी चाहिए, उसको आदेश देते रहते हैं, लेकिन उसकी कभी रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि हमको पहले ना, हमने क्या कहा ना कि ये नौकरी प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, सुखी होना, ये सब आउटपुट है, प्रोसेस नहीं है मन का। तो आउटपुट के लिए पहले आपको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति बहुत धनी हैं उनके पास पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा नहीं है। उनके चार्ट में जन्म के साथ उनका मून ठीक मिला, उनको अच्छा मिला था, उनको पास मून अच्छा मन मिला उनको। तो इसीलिए आज वो वहाँ पे जाके सफल हो रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे अगर स्टूडेंट लाइफ की बात हम करें या देखें तो मन एजुकेशन भी है। क्यों है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन जो है मन के साथ है। अगर मन आपका कंसंट्रेटेड नहीं है तो आपका एजुकेशन ख़राब होने वाला है शुरू से ही। तो एजुकेशन भी है। तो अगर आपको बार बार अपने एजुकेशन में समस्याएं आ रही होंगी, दिक्कतें झेलते रहते हैं आप, इसका मतलब है कि आपने अपने मन पे काम किया नहीं अभी तक। करने की ज़रूरत है आपको, कीजिए। तो इतना सारा मन, जाहिर सी बात है, पूरा जो संसार है वह मन के द्वारा ही देखते हैं। मन इंद्रियों पर निर्भर होता है अपने इनपुट्स के लिए। तो मन अगर स्वस्थ रहेगा तो आप एजुकेशन में भी अच्छा करेंगे, जॉब में भी अच्छा करेंगे, सोशल भी अच्छा होगा, इकोनॉमिकल भी अच्छा होगा, हर तरीके से अच्छा होगा। और मन को कैसे स्वस्थ रखना है अभी इन्होंने रास्ता बताया है, और सब व्यवहारिक रास्ता। इसमें कहीं से भी आपको घर से बाहर निकलने या कहीं बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने जुलने की भी नहीं, आप खुद स्वयं कर सकते हैं। और सब व्यवहारिक रास्ता है। आप एक बार जब मन को बदलना हो, आप रोड पे निकल जाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, आप जिम जाते हैं और समय देते हैं अपने शरीर पर, अपने मन पर, तो वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और अवसाद और डिप्रेशन, नकारात्मकता दूर होने लगती है। अब ये बताइए कि क्या इसका कुछ कुंडली या जो आप कह रहे थे मेष वेश जो बता रहे थे आप कि मन का ही वो सब है, जितना वृश्चिक राशि होता है, मेष होता है, कुंभ होता है, इन सब से भी असर पड़ता है क्या हमारे जीवन पर कि किस राशि का आदमी ज़्यादा खुश होगा या किस राशि का आदमी थोड़ा सा? देखिए, अभी जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको राशियों के बारे में थोड़ी कम जानकारी, या हम अलग से इस पे एक बना लेंगे, क्योंकि फिर नई चर्चा करेंगे राशियों को लेके, तब समझ में आएगा। बस हम लोग अभी ये कहेंगे कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके ऊपर चंद्रमा जो है हावी है। अच्छा, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। देखिए, अब यहाँ पे मैं ना कुछ और चीज़ों को जोड़ूंगा ताकि थोड़ी सी कहानी और भी इंटरेस्टिंग बने। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा दो बातें, एक कृष्ण पक्ष सुना होगा, शुक्ल पक्ष सुना होगा। कृष्ण पक्ष कब होता है? जब अंधेरी रात होती है, चंद्रमा जब लाइट में नहीं होता। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब धीरे धीरे चंद्रमा आगे की तरफ बढ़ने लगता है, पूर्णिमा की तरफ। तो देखिए, जिस बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है, यानी बढ़ते हुए चंद्रमा के समय होता है, उस बच्चे का मन थोड़ा स्वस्थ होता है बाकी लोगों की तुलना में। लेकिन अगर किसी बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है तो उनके साथ समस्याएं आती है। एग्जाम्पल आप समझिए, कृष्ण के जीवन को आप देखिए। कृष्ण के जीवन जो है, कृष्ण का जन्म कब हुआ था? जेल में हुआ।
दिन था कौन सा, अंधेरी रात थी, अमावस्या था वो। तो यही से जो है आपको समझना पड़ेगा कि जब आप देखेंगे अजय जी कि कृष्ण पक्ष में जन्म होने के कारण वो एक सिंबल है, सिंबल है कि भाई अगर कृष्ण पक्ष में आपका जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसके साथ इस तरह की समस्याएं जो है आने वाली हैं, मानसिक समस्याएं। अगर आप कृष्ण के जीवन को देखेंगे, कृष्ण अवतार हैं, निसंदेह अवतार हैं, योगी हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण के जीवन को देखेंगे तो वहाँ पे ठहराव नहीं दिखेगा आपको। राम के जीवन को देखेंगे तो वहाँ पे ठहराव दिखेगा। कृष्ण के जीवन में आपको ठहराव नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? उनको देखिए आप, कृष्ण के जीवन को वो ट्रेवल रहे हैं कर थ्रू आउट द लाइफ। कभी कंस को मार रहे होते हैं, कभी महाभारत में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हो रहे हैं। तो अब तो चूँकि अगर कृष्ण की बात करेंगे तो कृष्ण तो एक अवतार हैं, कोई समस्या नहीं हुई वहाँ पे, भगवान है वो। लेकिन अगर आप जो कृष्ण पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, जब इस पक्ष में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो चंद्रमा का गुण उसके अंदर हावी हो जाता है। चंद्रमा क्या है? 15 दिन काली रात होती है, 15 दिन जो है उजाले वाली रात होती है, बढ़ता हुआ मून और घटता हुआ मून। इसका मतलब है कि चंद्रमा का स्वभाव बदल जाने वाला है, हमेशा बदलाव चाहिए उनको। तो अगर आपको चंद्रमा को ठीक करना है तो आपको बदलाव को स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है ना कि जीवन आपका ना स्टैटिक हो गया है, आप स्वीकारते नहीं हैं, सपोज आप जॉब में हैं, ट्रांसफ़र हो गया आपका कहीं, आप कहेंगे कितना मुसीबत है, कौन जाएगा वहाँ। तो आप बदलना नहीं चाहते हैं। अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो चंद्रमा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि चंद्रमा खुद ही बदल रहा है। तो बदलाव को आत्म स्वीकार करें और बदलाव के साथ होने की कोशिश करें, बदलाव का प्रतिरोध ना करें या इसका विरोध ना करें। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी को आप रोकिए नहीं, उसकी दिशा को परिवर्तन करिए। हाँ। तो आपको वो लाभदायी होगा। लाभदायी। अब मैं कृष्ण की बात रहा था कल। देखिए कृष्ण के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, विवाद भी है उनके जीवन में, कहते हैं लोग, लेकिन वो विवाद है नहीं एक्चुअल, बट वो तो राजनीति डीप से समझना पड़ेगा। हाँ, एक व्यक्तित्व को तो वो समझ में। लेकिन बाहर से क्या देख रहे हैं कि उनके जीवन में पटरानियाँ बहुत सारी आ रही हैं, उनके जीवन में पॉलिटिक्स भी हो रहा है, राजनीति हो रही है, खून खराबा भी हो रहा है, उनको भागना पड़ रहा है, वो शांत नहीं है। आखिर वो क्या दिखा रहे हैं आपको? वो ये दिखा रहे हैं कि जीवन का ये रूप भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हंसना पड़ेगा। इन सब के बाद कृष्ण क्या है? मुस्कुरा रहे हैं। वो क्या बता रहे होंगे आपको? ये बता रहे हैं कि आपके साथ भी इस तरह के परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में। कृष्ण पक्ष में आपका भी जन्म हो सकता है, लेकिन हमारा जन्म कहाँ हो रहा है? जेल में हो रहा है, लेकिन हम तब भी हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी। तो ये एक संदेश है किंग मेकर की भूमिका में। हाँ, किंग मेकर। और ये एक संदेश है, अगर आपका भी जन्म, आप परेशान हैं, मुसीबत में रहते हैं, कठिनाइयाँ आ रही है जीवन में, तो आप कृष्ण को देखिए। कृष्ण क्या है? इतनी समस्याओं के बाद भी मुस्कुराते हुए दिखेंगे। कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जो हमेशा स्माइलिंग में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु के अवतार हैं। राम क्या है? गंभीर भी हैं। उनका एक अलग मायना है। जब हम लोग आएंगे, चार्ट पे आएंगे, उनको समझेंगे तो और डिटेल से समझेंगे। बस कृष्ण का जिक्र करने का यहाँ पे अर्थ ये था कि आपको कृष्ण के जीवन से मुस्कुराहट को लेना है, क्योंकि आपका स्माइल जो है वो चंद्रमा है। अच्छा, आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जी का दिन है, महात्मा गांधी जी। तो अगर मन से इनको अगर जोड़ के इनके व्यक्तित्व को जोड़ा जाए, जाहिर सी बात है मन इनका बहुत ही मजबूत होगा, मनोबल जिसे कहते हैं वो होगा, तभी उन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की, देश के लिए इतना कुछ किया और खुद के व्यक्तित्व को भी इतना ऊपर तक ले गए। तो थोड़ा सा फिर उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर इस बातचीत की मतलब लास्ट तक हम लोग अब लगता है पहुंच गए। तो थोड़ा सा पहले ये आप बता दें। देखिए, अगर हम महात्मा गांधी को देखें तो आज चूँकि 2 अक्टूबर है, तो आज महात्मा गांधी का जयंती भी है। तो महात्मा गांधी के जो चार्ट है
वो तुला लग्न का चार्ट है उनका। अच्छा, लग्न तो ये उनका- अभी आप बता रहे हैं कि पढ़ के आए हैं, मतलब कहीं से नॉलेज था आपको? ये पहले से, चूँकि जब आप अच्छा, इस- अक्टूबर से आपने वो हाँ, नहीं अक्टूबर से नहीं, वो पहले से हमको मालूम है। हाँ हाँ हाँ। तो उनके जो दूसरा, जो मैंने आपको याद होगा जब सत्र का शुरुआत हुआ, मैंने कहा था कि चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का होता है, हम्म। वृषभ राशि में उच्च का होता है। उच्च का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो कंफर्टेबल होता है, अच्छा फल जो है देने की क्षमता वो रखता है। तो देखिए, और मैंने क्या कहा था आपको, एक जोड़ के मैंने एक कहानी बताई थी कि चंद्रमा आपके खाने का कारक है, खाना, दूसरा घर खाने का भी है। तो महात्मा गांधी का जो दूसरा घर था, सेकेंड हाउस, आपके स्पीच का भी है, आप क्या बोलते हैं उसका भी है, आपके फेस का भी है। तो महात्मा गांधी के दूसरे घर में शनि बैठे थे। अगर आप नेचुरल चार्ट को देखेंगे तो वो घर चंद्रमा का है। जी। चंद्रमा के घर में शनि बैठ गए। शनि क्या है? डिसिप्लिन है। चंद्रमा क्या है? खाना है। तो आपने देखा होगा कि जब आपने महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ा होगा तो वो एक समय में नीम की चटनी खाया करते थे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा स्वाद के प्रति आसक्ति हमारी ख़त्म हो जाए। अच्छा। तो वो क्यों कर रहे थे ऐसा? इसलिए कर रहे थे क्योंकि चंद्रमा के घर में शनि बैठे थे। शनि आपको आसक्तियों को तोड़ते हैं। चंद्रमा आपका भोजन है। ठीक है। तो दूसरे घर में जब शनि किसी के भी चार्ट में होगा तो अगर आपने आसक्तियों को नहीं तोड़ा तो आपके साथ खराबी होने वाली। मैंने क्या कहा कि शनि सेकेंड हाउस स्पीच का भी है, तो दूसरा घर अगर स्पीच का है, जब वहाँ पे शनि पहुँचते हैं तो आप झूठ भी बोलते हैं बहुत। लेकिन महात्मा गांधी सत्य बोलते थे। ऐसा क्यों हो गया? एक ही बटन से वही होता है, ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। इसलिए हो गया ऐसा क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि पहले हमको चंद्रमा का जो, देखिए प्रत्येक ग्रह के दो स्वरूप हैं। तो इन्होंने इस बात को बाई डिफ़ॉल्ट आप कहिए कि उनको ये समझ में आया कि हमको अपने आहार पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। और वो उससे पूरे लाइफ टाइम जूझते रहे हैं। स्ट्रगल रहा है उनको लाइफ टाइम कि हमको अपना आहार ठीक करना है, ये करना है। और एक नीम की चटनी खा रहे हैं। बहुत पॉपुलर कहानी भी था कि एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है, कहती है बिल्कुल, कि हाँ। कृपया करके आप इस बच्चे को कहिए कि चीनी कम खाए, ये बहुत खाता है, तो मैं आपके पास लेके आई हूँ कि आप कहेंगे तो ये कम खाएगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि फिर कल आना। फिर वो कल आती है तो फिर बोलते हैं कि कल आना। तो फिर वो कल आती है तो फिर बोलते हैं गांधी जी कि बेटा चीनी कम खाना चाहिए, कम चीनी खाओगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वो माँ पूछ बैठती है कौतूहलवश कि गांधी जी ये 2-3 शब्द बोलने के लिए आप 3 दिन तक मुझे बुलाएं, ऐसा क्यों? ये तो पहले दिन भी बोल सकते थे। तो बड़े अच्छे से गांधी जी बोलते हैं कि चूंकि मैं खुद ही ज़्यादा खा रहा था तो मैं कैसे उपदेश देता। तो ये कहानी भी बहुत पॉपुलर है जी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं इसके पे भी जो है आ रहा हूँ। मैंने कहा अभी कि दूसरा घर आपके खाने का है और शनि क्या है? नियंत्रण है, बाउंड्री है शनि। जब हम शनि पे पहुँचेंगे या कभी कभी हम लोग अगले जो आगे के सेशंस होंगे उसमें हम लोग लाइव चार्ट्स वगैरह लेंगे या समझेंगे, तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या जो है कहना चाह रहा तो हूँ। ठीक है रंजीत, आज की बातचीत हम लोग अब आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पे रोकते हैं क्योंकि बस, काफ़ी बात। हाँ बिल्कुल। लास्ट बिल्कुल। में आप कोई मैसेज जो है कुछ बताना चाहते एक हैं? मैं लास्ट जो है, हाँ, और अगला एपिसोड आपका क्या होगा ये भी बता दिए मैं क्योंकि दर्शक आपके लिए वेट करते हैं। मैसेजिंग करना चाहूँगा। मैंने अभी जैसे कि मैंने सूर्य में कुछ अंगों को जो है समझाया था, मैं चाहता हूँ कि चंद्रमा के भी विषय में मैं कुछ समझा दूँ। हाँ। अंगों के बारे में, रोग के बारे में, कि जब अगर आपके साथ इस तरह का रोग हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका मून खराब हो रहा है। पहला क्या है? मैंने कहा कि मून जल का कारक है। इसका मतलब है कि जल संबंधित जो भी समस्याएं हैं आपके साथ, एलर्जी हो सकता है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकता है, जो उसका हिस्सा है ना वो लंग का क्षेत्र है। इसका मतलब टीबी होना, टाइफाइड होना, पानी से होता है टाइफाइड। हाँ हाँ। टाइफाइड हो रहा है आपको, बार बार होता है अगर आपको टाइफाइड होता है, आपको अगर कैंसर, क्योंकि कहा ये कैंसर साइन भी है, अगर आपका मून बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपके पूरे फैमिली में, ख़ानदान में कहीं किसी को कैंसर रहा है, इसका मतलब है कि आपका मून कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से वीक आ रहा है। तो आपको अभी से सावधान होने की ज़रूरत है, आपके चंद्रमा पे वर्क करने की ज़रूरत है। टीबी है, लंग्स में कोई दिक्कत है, इवन देन अगर आप कहेंगे
तो हार्ट भी इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा खून का भी कारक है, ब्लड फ्लो का कारक है, वो भी फ्लूइड है। फ्लूइड वो भी है। तो अगर आपका बीपी की भी समस्याएं हो रही हो, ज़्यादा हो रहा हो बीपी, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आपके चार्ट में, चूँकि बीपी का जो डायरेक्ट कारक है वो मून तो नहीं होता है लेकिन मंगल होता है, लेकिन अगर आपका बीपी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मून खराब हो रहा होगा, ये भी तय है। अगर इस तरह के रोग हैं आपके साथ तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। उपाय मैंने आपको समझाए हैं, ध्यान कीजिए, जल को वेस्ट मत कीजिए। इस बात को स्मरण रखिए कि पानी आपको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर पानी आपके द्वारा वेस्टेज होगा दिक्कत आएगी। खाना का वेस्टेज मत कीजिए, मैंने कहा कि मून आपका खाना है। तीसरा चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह के रोग हैं, अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको खास करके जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना ज़रूर खिलाइए। किस दिन आपको खिलाना है? सोमवार को भी खिला सकते हैं, शनिवार को भी खिला सकते हैं, पार्टिकुलर डे। ऐसे अगर आप चाहें तो किसी भी दिन आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं। खाने को वेस्ट कभी नहीं करना है, पानी को वेस्ट कभी नहीं करना है। अगर ये सब आप करते हैं तो आपका मून ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी विस्तार से रंजीत आपने बताया, और कई दर्शक जो हैं वो रंजीत से जुड़ना भी चाहते हैं, और हमने आपसे आग्रह भी किया था कि आप अपना एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लें, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और जो लोग चाहते हैं आपसे जुड़ना, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं, और यहाँ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली बार जब इनके साथ हम बैठेंगे तो उन सवालों को हम उठाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दोस्तों, हम अपने प्रस्तुति के अंत तक पहुँच चुके हैं, और ये कैसी लगी प्रस्तुति कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर दबाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस तरह की प्रस्तुति आगे भी जारी रहेगी, और उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए, और आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।